हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। हमने वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग की लाइव क्लासेस स्टार्ट की थी। उसका ये पहले चैप्टर का सेकंड वीडियो है। पहले चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में अध्ययन कर लिया था। कुछ टॉपिक्स जो बच गए थे वो हम इस वीडियो लेक्चर में उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक अपने कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हमारा पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वेबसाइट क्या है। वेबसाइट क्या है वो टॉपिक हमारा रहने वाला है। तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इंटरनेट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होती है। यह एक प्रकार का डॉक्यूमेंट ही होता है। वेबसाइट क्या होती है? इंटरनेट पर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट ही होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कंटेंट होते हैं, जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, ऑडियो, वीडियो और मल्टीमीडिया रन होते हैं। तो वेबसाइट आप सबने यूज़ भी की होगी। वेबसाइट क्या होती है ये आपको भली और भांति पता भी होगा। अर्थात वेबसाइट का एक अलग यूनिक डोमेन नेम होता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक यूनिक क्या होता है? नाम भी होता है और डोमेन नेम भी होता है। किसी वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं। कोई वेबसाइट आपने देखी होगी, उसमें बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं। जैसे माना कि कोई एक स्कूल की वेबसाइट है तो उसमें होम टैब आपको मिल जाएगी, उसमें आपको एडमिशन टैब मिल जाएगी, ऐसे एडमिशन टैब मिल जाएगी, उसमें आपको फैकल्टी की टैब मिल जाएगी, उसमें आपको क्लास की टैब मिल जाएगी, उसमें आपको फीस की टैब मिल जाएगी। ऐसे अलग अलग क्या होते हैं? पेजेस होते हैं, और जो आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। तो वेबसाइट क्या है ये आपको पता लग गया है। वेबसाइट को यूआरएल के द्वारा वेब ब्राउज़र का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट को किसका यूज़ करके ओपन कर सकते हैं? वेब ब्राउज़र के द्वारा। और वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में हम क्या लगाएंगे? यूआरएल लगाएंगे, जिसका कि पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम होता है। अब देख लेते हैं वेब एड्रेस क्या होता है। वेब एड्रेस क्या होता है? किसी वेबसाइट का एक यूनिक नेम जिसमें डीएनएस होता है। वेबसाइट का पूरा नाम एक यूनिक नेम जिसमें क्या होता है? डीएनएस होता है, और जिसमें वेबसाइट से रिलेटेड क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। क्या कहलाता है वो? वेब एड्रेस कहलाता है। इस एड्रेस को और क्या कह सकते हैं अपन? यूनिक, यानी कि यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी इसको कह सकते हैं। किसी रिक्वेस्ट को, किसी वेबसाइट में किसी रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे? HTTP प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं। इसका भी आपको पूरा नाम ज़रूर से ध्यान रखना है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या नाम होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक हुआ। नेक्स्ट है आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए तो कौन सा प्रोटोकॉल हो गया? HTTP हो गया। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? TCP प्रोटोकॉल है। TCP का पूरा नाम क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और एक प्रोटोकॉल होता है UDP, जिसका पूरा नाम क्या होता है? यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, इनका भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटोकॉल और हैं, इनका भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे IMAP, यानी कि पूरा नाम होता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IGMP इंटरनेट गवर्न नेटवर्क प्रोटोकॉल। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि वेबसाइट क्या होती है और वेब एड्रेस क्या होता है। जिसके द्वारा हम वेबसाइट को ओपन करते हैं वो उसका क्या कहलाता है? वेब एड्रेस कहलाता है। अब देख लेते हैं वेब सर्वर क्या होता है। यह एक सामान्य कंप्यूटर ही होता है जिसमें सर्वर का हम क्या कर देते हैं? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, एवं यह इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। एक सामान्य आपका एक कंप्यूटर जो किससे जुड़ा हुआ है? जो जुड़ा हुआ है इंटरनेट से। किससे जुड़ा हुआ है? इंटरनेट से। क्या कहलाएगा? वेब सर्वर कहलाएगा। ठीक हुआ। इसके द्वारा वेब ब्राउज़र के द्वारा आने वाली रिक्वेस्ट को क्या किया जाएगा? एक्सेप्ट किया
जाएगा। अब वेबसाइट कैसे काम करती है वो थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर से एक बार समझ लेते हैं कि ये अपना कौन हो गया, ये अपना यूज़र हो गया, ये वेबसाइट ओपन करेगा। ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि ये वेबसाइट किसके द्वारा ओपन करेगा, वेब ब्राउज़र के द्वारा ओपन करेगा। और ये रिक्वेस्ट किसके पास में जाएगी, ब्राउज़र की कैसे के पास में जाएगी। अगर वो वेबसाइट इस ब्राउज़र में पहले से खोली हुई होगी तो ये वेबसाइट यहाँ से उसका आईपी एड्रेस लेके और वेबसाइट खुल जाएगी। जो ब्राउज़र कैसे होता है, ये जो ब्राउज़र कैसे होता है, इसमें कुछ ही समय तक आप वेबसाइट की डिटेल को स्टोर कर सकते हैं। इसकी लिमिट ज़्यादा नहीं होती है। अगर इसमें वो वेबसाइट, इस ब्राउज़र में वेबसाइट नहीं खोली हुई है तो हम दूसरा स्टेप अपना होगा, किस में जाएंगे, कंप्यूटर कैसे में जाएंगे। कंप्यूटर कैसे का मतलब है कुछ ऐसी डिटेल होती है, जैसे मान लो यही वेबसाइट जो हम अब खोलना चाहते हैं वही वेबसाइट दूसरे ब्राउज़र में इस कंप्यूटर में खोली हुई हो तो वहाँ से वो वेबसाइट क्या हो जाएगी, फैच हो जाएगी, फैच होकर के और ये वेबसाइट अपने वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। अगर यहाँ भी वेबसाइट नहीं मिलती है तो फिर हम किस में जाएंगे, डीएनएस सर्वर में जाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। इसकी थ्योरी में अपन पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले उस वेबसाइट को कहाँ सर्च किया जाएगा, ब्राउज़र की कैसे में सर्च किया जाएगा। जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो सबसे पहले ब्राउज़र उसको कैसे में ढूंढता है। सबसे पहले ब्राउज़र उसको कहाँ ढूंढेगा, ब्राउज़र की कैसे के अंदर ढूंढेगा। ठीक है, अगर वो वेबसाइट आपके ब्राउज़र में पहले कभी खुली हुई हो तो उसकी कैसे में वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, कैसे की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलती। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि कैसे जो ब्राउज़र की कैसे होती है उसमें जो कैसे की इंफॉर्मेशन है ज़्यादा समय तक सेव नहीं रहती है, यह कुछ समय के लिए ही होती है। जैसे ही कैसे में उसको वेबसाइट की आईपी मिल जाती है, ब्राउज़र उस आईपी एड्रेस से वेबसाइट को इंटरनेट पर सर्च करेगा जिससे वेबसाइट के साथ ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार से पहला स्टेप अपना हो गया ब्राउज़र की कैसे में, ब्राउज़र की किस में ढूंढेगा, कैसे में सर्च करेगा। दूसरा अपना स्टेप क्या होगा, मान लेते हैं कि उस ब्राउज़र में वो वेबसाइट पहले नहीं खोली गई थी तो अब ब्राउज़र किस में सर्च करेगा, कंप्यूटर की कैसे में करेगा। हो सकता है किसी दूसरे ब्राउज़र का यूज़ करके यूज़र ने वो वेबसाइट पहले खोली होगी तो वो कहाँ मिल जाएगी आपको, वो मिल जाएगी कंप्यूटर के कैसे में। जब ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, किस में नहीं मिलती, ब्राउज़र की कैसे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो ब्राउज़र उसको कंप्यूटर की कैश में क्या करेगा, सर्च करेगा। यह कैसे अधिक समय तक चलते हैं, यह एक कॉमन कैसे होती है जिसको सभी ब्राउज़र क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आपके पास में गूगल क्रोम ही होना चाहिए, आपके पास में मोजिला फायरफॉक्स होना चाहिए। किसी भी वेब ब्राउज़र की ये कैसे एक्सेस हो जाती है। ठीक है, यह नेटवर्क सेटिंग की एक कैसे होती है। अगर वेबसाइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में खोला गया है तो उसका आईपी एड्रेस सेव मिलेगा आपको। जैसे ही आईपी एड्रेस मिलता है आपकी वेबसाइट क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार से दूसरा स्टेप अपना हो गया किसमें, जो कंप्यूटर की कैसे है उसमें स्टोर मिल जाएगी। तीसरा क्या होता है, डीएनएस सर्वर होता है। यह आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी का क्या होता है, एक सर्वर होता है। जैसे वीआई है, एयरटेल है, जियो है, इन सभी के अपने अपने क्या है, सर्वर है। जिस इंटरनेट का आप यूज़ कर रहे होते हैं उसके डीएनएस सर्वर पर एक रिक्वेस्ट जाती है और वहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही समय में सभी वेबसाइट को क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। जैसे ही वह वीआई का सर्वर इस्तेमाल यूज़ कर रहे हैं और अगर वीआई के सर्वर पर कभी उस वेबसाइट को ओपन किया गया है तो वीआई के सर्वर पर उसका आईपी एड्रेस सेव होगा, वहाँ से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वहाँ कंप्यूटर के कैसे में नहीं मिलती तो वेब ब्राउज़र कहाँ जाएगा, डीएनएस सर्वर या किसके सर्वर पर जाएगा, आईएसपी के सर्वर पर जाएगा। चूँकि वहाँ पर बहुत सारे यूज़र होते हैं तो किसी न किसी यूज़र ने वो जो आप वेबसाइट खोलना चाह रहे हो वो वेबसाइट अगर पहले खोली हुई होगी तो वहाँ से उसकी आईपी मिल जाएगी और अपने कंप्यूटर में भी वो वेबसाइट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से अपन यूज़र ने रिक्वेस्ट डाली किसकी, google.com की, तो वो किस पे गया, वो गया वेब सर्वर पे, यानी कि किसके पास में, आईएसपी के पास में। किसके पास में गया, आईएसपी के पास में गया और वहाँ से उसको क्या मिली,
यहाँ से ये रिक्वेस्ट आ गई इसके पास में, और यहाँ से इसको क्या मिल गई, आईपी मिल गई। क्या मिल गई, आईपी मिल गई, और अपनी वेबसाइट क्या होगी, ओपन हो चुकी है। तो अगला स्टेप अपना था ये। अगला स्टेप देखते हैं, अगर वहाँ भी वेबसाइट ना मिले तो हम कहाँ जाएंगे, तो वेब ब्राउज़र कहाँ जाएगा, रूट डीएनएस सर्वर पर जाएगा। यह एक ऐसा सर्वर होता है जो सभी टॉप लेवल डीएनएस की इंफॉर्मेशन रखता है। टॉप लेवल डीएनएस कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लेना अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाओ। .com, .in, .co, .in, .org जैसे सर्वर आते हैं, ये कौन से सर्वर होते हैं, ये टॉप लेवल डोमेन सर्वर होते हैं। रूट डीएनएस सर्वर टॉप लेवल डोमेन के सर्वर से कनेक्ट करता है। ये कब पोजीशन कब आती है, जब आपकी आईएसपी के अंदर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तब टॉप लेवल डीएनएस सर्वर पर हमेशा ही यह इन्फॉर्मेशन सेव रहती है। और अथॉरिटिव नेम सर्वर क्या है, जब भी आप डोमेन परचेज करते हैं तो वहाँ पर अपने नेम से सर्वर डालते हैं, वह टॉप लेवल डोमेन सर्वर पर ही सेव होता है, जहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, उसकी आईपी एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है आईपी एड्रेस। अगला कौन सा है, आईपी एड्रेस। जब ब्राउज़र को आईपी एड्रेस मिल जाता है, उसके बाद ब्राउज़र इंटरनेट के माध्यम से उस आईपी एड्रेस तक पहुंचता है। यह आईपी एड्रेस यह बताता है कि कहां पर इस वेबसाइट को होस्ट किया गया है, मतलब उसका एड्रेस बता दिया जाएगा आपको कि वो वेबसाइट कहां पर ओपन की गई है, कहां पर होस्ट यानी कि रखी हुई है। जब वेब सर्वर उस पर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाते हैं, उसके बाद वहां से HTML, CSS, जावा की फाइल आपको मिल जाती है। फिर सभी फाइल 0 और 1 की फॉर्म में एनकोड हो जाती है, और वहां से सभी फाइल आपके ब्राउज़र तक पहुंचती है। उसके बाद ब्राउज़र उनको वापस HTML में कन्वर्ट करके आपके सामने वेबसाइट के रूप में ओपन कर देता है। तो इस प्रकार से आपकी वेबसाइट जो है वो वर्क करती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपको स्टेप जरूर ध्यान से रखने हैं। पहला कौन सा है, ब्राउज़र कैसे है, दूसरा किस में सर्च करेगा, कंप्यूटर कैसे में सर्च करेगा, तीसरा डीएनएस सर्वर यानी कि आईएसपी के सर्वर में चेक करेगा, चौथा रूट डीएनएस सर्वर में सेव करेगा, अगला आईपी एड्रेस मिलने के बाद में आपके वेबसाइट को ओपन कर दिया जाएगा। अब देखिए कैटेगरी होती है वेबसाइट की दो टाइप की, मतलब वेबसाइट अपन कितने टाइप की बना सकते हैं, दो टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। पहली है स्टैटिक और दूसरी है डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट को इंटरनेट पर चलाते समय किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार स्टैटिक वेबसाइट बना ली तो उसमें आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, जबकि डायनेमिक वेबसाइट में कितनी भी बार आप चेंजेज कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट में किसी प्रकार का एनिमेशन इफेक्ट आप नहीं दे सकते, जबकि इसमें आप एनिमेशन इफेक्ट भी दे सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें केवल बेसिक स्तर की लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, जैसे HTML या CSS, जबकि डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, जैसे PHP है, .NET है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, इनका यूज अपने को करना आना चाहिए। स्टैटिक वेबसाइट में ज़्यादा फंक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टैटिक है, क्योंकि इसमें बेसिक लेवल की कोडिंग है। वही डायनेमिक वेबसाइट में काफ़ी मात्रा में फंक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट को बनाना क्या है, आसान है, जबकि डायनेमिक वेबसाइट को बनाना थोड़ा कठिन कार्य होता है। स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए व्यक्ति के समय और रुपए दोनों में ही बचत होती है, लेकिन इसमें समय भी आपको अधिक लगता है और अधिक रुपए भी आपके लगते हैं। स्टैटिक वेबसाइट में यूजर में किसी प्रकार की लिमिटेशन नहीं लगाई जाती, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में यूजर पर काफ़ी लिमिटेशन लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। लिमिटेशन का मतलब कंडीशन सेट कर सकते हैं। अब देखिए आगे, व्हाट इज़ वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, ये अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। वेब पेज दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है वेब और दूसरा है पेज। यहाँ वेब का मतलब होता है इंटरनेट और पेज का अर्थ होता है पन्ना। वेब पेज एक प्रकार का क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जिसे वेब ब्राउज़र में इंटरनेट की मदद से देखा जा सकता है। वेब पेज का यूज मुख्य रूप से यूजर को इंफॉर्मेशन सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। एक वेब पेज में क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है,
आमतौर पर इस वेब पेज को किस भाषा में लिखा जाता है? HTML लैंग्वेज में लिखा जाता है। प्रत्येक वेब पेज का अपना एक URL होता है जो कि यूनिक होता है, उसको टाइप करके हम वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किन्हीं दो वेब पेजों का एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता। अब देखते हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या होता है। दो एंड होते हैं वेबसाइट के, एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा क्या होता है? बैक एंड। फ्रंट एंड वह भाग होता है जो कि एक यूजर से इंटरेक्ट करता है, मतलब हमें जो अभी ये स्क्रीन आपको साफ दिखाई दे रही है ये क्या है? फ्रंट एंड है। जबकि बैक एंड वह भाग होता है किसी वेबसाइट का जो यूजर को दिखाई नहीं देता। जैसे उदाहरण के लिए हम फेसबुक, जो कि एक प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें दिखाई देने वाला सारा कंटेंट जैसे पिक्चर है, मेन्यू है, बटन्स है, ये सब किसका भाग है? फ्रंट एंड का भाग है। जबकि बैक एंड में क्या होते हैं? लॉजिक होते हैं, डेटा स्टोर होते हैं। बैक एंड ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाओं से चलता है जिसका कोड सर्वर पर स्टोर होता है एवं बैक एंड में कोड सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो हमें अलग अलग सर्च रिजल्ट दिखाई देते हैं, उन सभी की प्रोसेस कहाँ चलती है? बैक एंड में चलती है। तो सिंपल सी बात है, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है वो फ्रंट एंड कहलाता है और जो हमें सामने दिखाई नहीं दे रहा वो क्या कहलाता है? बैक एंड। फ्रंट एंड किस पे चलता है? फ्रंट एंड चलता है क्लाइंट पे। बैक एंड किस पे चलता है? सर्वर पर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड। बैक एंड की लैंग्वेज को फ्रंट एंड की कौन सी है? HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। जबकि बैक एंड की कौन सी है? ये बैक एंड है, ठीक है ना। बैक एंड की है SQL, PHP, जावा, पाइथन, रूबी। ये सारी किसकी लैंग्वेज है? बैक एंड की लैंग्वेज है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? पहली होती है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड दो सिस्टम होते हैं, एक तो अपना क्लाइंट होता है और एक क्या होता है? सर्वर होता है। क्लाइंट वो जो सूचना के लिए सर्वर से क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। सर्वर वो जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पूरा करता है। तो ये कौन सी साइड है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? HTML होती है, CSS होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, DHTML होती है, jQuery होती है। ये सारी लैंग्वेज कौन सी है? आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, आपके MCQ एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और एक है एंगुलर JS। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है? PHP होती है, जावा होती है, पाइथन होती है, JSP यानी कि जावा सर्वर पेजेज होती है, SQL होती है और MySQL। ये सारी लैंग्वेज कौन सी कैटेगरी में आती है? ये सारी लैंग्वेज आती है आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आती है। तो ये अपना पहला जो चैप्टर था वो हमने पूरा कवर कर लिया है। कुछ पार्ट इसके हमने वीडियो 1 में देखे थे और कुछ पार्ट हमने इस वीडियो लेक्चर में भी कवर कर लिए हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सिंपल से टॉपिक हैं, जनरल नॉलेज के टॉपिक हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट करके आपको बताना ज़रूर है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी और वीडियो आपके लिए इससे बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन नंबर 2 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।